हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स की बात की थी और उसमें से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स देख लिया था सारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स की, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और इसमें जो हम वेरिएशन देखेंगे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का, वो वही सारी होंगी कुछ कुछ जो हमने पीरियड्स में देखी थी, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे कैसे चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है। इसके अलावा वैलेंसी पर क्या जो है वो चेंज आएगा। फिर साइज ऑफ एटम यानी कि एटॉमिक रेडियस की बात होगी। फिर मेटेलिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करेंगे। इसके अलावा केमिकल रिएक्टिविटी कितनी है ये देखेंगे। और फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की भी बात करेंगे लास्ट में, कि वो एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है किसी ग्रुप में। अब ग्रुप में अगर याद हो तो ग्रुप में हम अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे, अप टू डाउन, ये ग्रुप होता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट होता है और ग्रुप में अप टू डाउन होता है, टॉप टू बॉटम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो वर्टिकल कॉलम जो किसी भी पीरियोडिक टेबल में होता है उसको हम कहते हैं ग्रुप। अब ग्रुप में पहला जो वेरिएशन है वो हम देखेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम इन्हीं को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। सारे एलिमेंट्स किसी एक ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे तो उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, यानी कि जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम। ध्यान रखना पीरियड में ऐसा नहीं है, पीरियड में जो है वो चेंज हो रहा था, लेकिन ग्रुप में सेम रहेगा। जैसे सपोज हमारे पास एक, अगर हम ग्रुप वन की बात करें तो ग्रुप वन में जो पहला एलिमेंट है वो है लिथियम। नेक्स्ट फिर इसके नीचे आता है सोडियम, इसके नीचे पोटेशियम। तो अगर इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। इसका 11 होता है तो इसका 2,8,1 होगा। इसका 19 होता है तो इसका 2,8,8,1 होगा। इसमें भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीनों में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे एलिमेंट्स के सेम होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, दूसरी बात ये भी है कि ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, यानी इनकी वैलेंसी वन है, ये मोनोवैलेंट कहे जाएंगे क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या है, वन है। क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे और क्या बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे, यानी कि लिथियम प्लस, सोडियम प्लस या के प्लस, ये सारे जो है वो पॉजिटिव आयंस बनेंगे जिनकी वैलेंसी अगर हम देखें यहाँ पे इन एलिमेंट्स की तो वन है। और इसी वजह से ये आयनिक होते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये आयनिक एलिमेंट्स होते हैं या आयनिक नेचर ये शो करते हैं, इसी वजह से आयंस बनते हैं। हाइड्रोजन की लेकिन अगर हम बात करें तो वो ग्रुप वन में टॉप पर तो रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं किया बल्कि लिथियम से शुरू किया। उसका रीजन है, हाइड्रोजन जो है वो वैसे तो ग्रुप वन में टॉप पर होता है और उसमें अगर हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो वो भी वन ही होता है हाइड्रोजन का, क्योंकि एटॉमिक नंबर वन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन है। और ये भी हाइड्रोजन प्लस आयन बनाएगा, लेकिन हमने हाइड्रोजन को इसलिए नहीं यहाँ पे दिखाया है क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है।
जबकि अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन तीनों की बात करें तो ये मेटल्स हैं। तो मेटल्स के साथ हम नॉन मेटल्स को नहीं रखेंगे, इस वजह से हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो ये ग्रुप 1 की बात हो गई। अब हम ग्रुप 2 देख लेते हैं। अगर ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 स्टार्ट होता है बेरिलियम से, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। बेरिलियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2। मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,2 और यहाँ भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम 20 होता है, तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8,2 और यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। यानी चाहे बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो, तीनों में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ये तीनों में क्योंकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव कैटायन बनाएंगे, बी बनाएगा B+2 या प्लस प्लस कह लो। इसके अलावा मैग्नीशियम +2 बनाएगा, कैल्शियम भी +2 बनाएगा, यानी ये आयंस बनेंगे और ये केमिकल रिएक्शन में आयनिक बिहेवियर शो करेंगे। इसी वजह से फंडामेंटल डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का हम देखें तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। देखो यहाँ पे सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब ग्रुप 1 में जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सब में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बस ग्रुप 2 में क्या है, दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। यही इतना डिफरेंस है। वहां पे सारा जो है वो 1 1 है, यहाँ पे सारा 2 2 है। तो अगर यहाँ से हम आगे बढ़ें तो ग्रुप 13 की अगर हम बात करें, ग्रुप 3 नहीं, ग्रुप 13, ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया। अब ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 13। अब ये चीज याद रखनी है कि ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप 3 मत सोच लेना। ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और ग्रुप 14 की अगर हम बात करें तो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर ग्रुप 15th ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 16 इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन ग्रुप 17 इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर एटम में। अब ये याद रखना है, ग्रुप 1 में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सीधे पहुंच जाओ ग्रुप 13 पर। ग्रुप 13 में 3, ग्रुप 14 में 4, ग्रुप 15 में 5, ग्रुप 16 में 6 और ग्रुप 17 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्रुप 17 में जैसा कि हमको पता है कि सारे हैलोजन एटम्स आते हैं। तो अगर हम हैलोजन एटम्स ग्रुप 17 के जो हैं उनको देखें तो फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,7, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन होता है 17 और 17 का मतलब है 2,8,7। यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 7 आए। इसके बाद आ जाओ ब्रोमीन पे। तो ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन होता है 35। तो ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 2,8,18,7। यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7 आएंगे। फिर बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है
53। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8, 18, 18, 7। यहां भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया? 7 आया। यानी कि हर बार 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो। ये एटॉमिक नंबर्स याद करने जरूरी नहीं है, बस इतना याद रख लो कि ग्रुप 17 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो ऊपर से नीचे जाने पर चेंज नहीं होता है। और पहला एलिमेंट फ्लोरीन है, ये याद रखना। ये अब पहले दो याद रख लो, फ्लोरीन क्लोरीन। आगे का ब्रोमीन और आयोडीन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है ये। अब जो एटम्स हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेंगे तो ये कैटायन नहीं बनाएंगे बल्कि ये एनायन बनाएंगे। और एनायन बनाएंगे एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके, यानी निगेटिव आयन बनेगा तो F माइनस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, Br माइनस बनेगा, I माइनस बनेगा। इन सब पे माइनस 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 आएगा। यानी एक तो ये सारे के सारे मोनोवैलेंट हैं। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में सारे डाई थे, क्योंकि इन सब में वैलेंसी कितनी है? 2 है। तो ये डाई वैलेंट है सारे, या बाई वैलेंट है, डाई वैलेंट या बाई वैलेंट जो भी कह लो। जबकि अगर हम ग्रुप 1 की बात करें और ग्रुप 17 की बात करें तो दोनों ही क्या है? मोनोवैलेंट है बस। लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में डिफरेंस ये है कि ग्रुप 1 में जो मोनोवैलेंट है वो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। और निगेटिवली चार्ज आयन एक तरह से बन रहा है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं। हैलोजेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये वर्ड याद रखना। वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो हैलोजेंस हैं उनको हम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब ये तो ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक की बात हमने कर ली। ग्रुप 18 की अब हम बात करते हैं। ग्रुप 18 में आउटर मोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हीलियम में हमको पता है कि दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस के दो ही इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो वैलेंस की तो बात ही छोड़ दो। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनका, तो ग्रुप 18 वाले जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हीलियम है, फिर नियॉन आता है, देन आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, ऐसे आगे करते करते जेनॉन रेडॉन सब आता है। तो पहले हीलियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है और क्रिप्टन का 36 होता है। सॉरी 36 नहीं होता है, बल्कि ठीक तो बोल रहा हूँ, 36 होता है। अब इसका जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये तो सिर्फ 2 आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 आएगा, तो इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 आएगा, तो इसमें भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो आएगा 2,8, 18, 8। यहाँ भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चाहे नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, तीनों में 8-8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हीलियम में लेकिन दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम एक्सेप्शनल केस है। आउटर मोस्ट शेल जो एटम्स ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स के हैं, ये ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें या गेन करें। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, गेन नहीं करेंगे, तो हम इनको बोलेंगे जीरो वैलेंट। दीज आर जीरो वैलेंट एलिमेंट्स। जीरो वैलेंट मतलब वैलेंसी इज इक्वल टू जीरो।
ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज होगा ना तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब क्योंकि एक ग्रुप में अगर हम देखें तो एक ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सिमिलर होता है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली सेम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने का मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, या इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो इसको कहा जा रहा है कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं इसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन पीरियड में ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ एलिमेंट्स हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ले लें आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम में, तो वो सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करेंगे। यानी कि सपोज हमको कुछ एलिमेंट्स मिल गए और उन एलिमेंट्स में हमने देखा कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, सपोज हमको पीरियोडिक टेबल नहीं दी हुई है और हमको कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए, जैसे सपोज एक दे दिया गया हमको फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन, ऐसे दे दिया गया। और अगर हमको ये पता चल जाए कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 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 तो डेफिनेटली ये चार के चारों एक ही ग्रुप में जाएंगे अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो यही बात जो है वो है कि अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो आउटर मोस्ट शेल में, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर वो सेम है तो वो सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करेंगे। और एलिमेंट्स जो ग्रुप में होते हैं उनमें कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर नहीं होता। याद करो, अगर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से, बल्कि एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज होता है 1 by 1। तो हमने देखा था जैसे कि पहले सोडियम था, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आ गया था, फिर एल्युमिनियम था, अब इसमें ये 11 था इसका एटॉमिक नंबर, इसका 12 था, इसका 13 था, तो कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर आ रहे थे। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होते हैं। ग्रुप में अगर मान लो हम सपोज ग्रुप 1 की या ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में बेरिलियम, देन उसके बाद बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। अब इसका एटॉमिक नंबर बेरिलियम का होता है 4, मैग्नीशियम का होता है 12 और कैल्शियम का होता है 20। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है एटॉमिक नंबर्स। तो ग्रुप में कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स नहीं होंगे। अब हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि ग्रुप नंबर किसी एलिमेंट का हम कैसे पीरियोडिक टेबल में निकालेंगे अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है एक्स, अगर इसमें मान लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 1, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 तो ये सीधे सीधे ग्रुप 1 का एलिमेंट है बिना सोचे। ठीक है। अगर मान लो इसी एक्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 2 तो ये डायरेक्टली ग्रुप 2 का एलिमेंट हो जाएगा। अब मान लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से इंक्रीज हो गया और एक्स में मान लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 3 से लेकर के और 8 तक, 3 to 8। तब हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो कि ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है n, तो जो ग्रुप नंबर होगा वो ग्रुप होगा n+10। यानी अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा ग्रुप होगा, 3+10 यानी कि 13, तो 13th ग्रुप हो जाएगा। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 + 10 यानी कि 14th ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही आगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 + 10 यानी कि 15th ग्रुप हो जाएगा। ऐसे ही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 + 10 यानी कि 16th ग्रुप होगा। देन सपोज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 7 + 10 यानी कि 17th ग्रुप होगा। फिर देन मान लो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 8 + 10 यानी 18th ग्रुप होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है नोबल गैस हीलियम। हीलियम इसमें एक्सेप्शन है। क्यों? हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है, लेकिन ये ग्रुप नंबर 2 में नहीं जाएगी। इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये ग्रुप 2 में ना जाकर के ये ग्रुप 18 में जाएगी, क्योंकि ये इनर्ट गैस है और ग्रुप 18 में ही जाएगी। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2 में नहीं जाएगी। बाकी कोई भी एलिमेंट होगा तो उसमें अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 2 का ही एलिमेंट होगा। लेकिन हीलियम के साथ ऐसा नहीं है। हीलियम जो है वो ग्रुप 18 का एलिमेंट है, भले ही उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक एक्सेप्शन है इस रूल का, इसको याद रखना। अब जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो है वैलेंसी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया। क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी डिसाइड करता है, तो अब वैलेंसी तो हमारे लिए आसान हो गया समझना। क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप में है वो सारे सेम है, तो अगर हम ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो उनमें जो वैलेंसी होगी सारी सेम होगी। यानी एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। क्योंकि सब में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी भी सबकी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ले लें, ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में लिथियम हो गया, सपोज सोडियम हो गया, इसके बाद पोटेशियम हो गया। इन सब में अगर हम देखें तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक इसमें है, एक इसमें है। तो इसका मतलब है इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो तीनों की वैलेंसी यहाँ पे 1 हो गई है। मेन ग्रुप्स जो पीरियोडिक टेबल के हैं और जो उनमें एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसीज हैं, वो अगर हम देखें तो डिसाइड कर सकते हैं हम। अगर हमको ये पता हो कि ये किस ग्रुप का एलिमेंट है तो हम उसकी वैलेंसी अपने आप बता सकते हैं। कैसे? देखो, सपोज ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, अगर ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट है तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 1। उसके बाद वैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ये होगी 2। ग्रुप 2 की वैलेंसी होगी 2, ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी। उसके बाद वैलेंसी ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स, ये होगी 3। नहीं, ग्रुप 3 नहीं बल्कि ग्रुप 13। ग्रुप 13 की वैलेंसी जो होगी एलिमेंट्स की वो होगी 3। ग्रुप 3 मत लिख देना, गलती हो जाएगी नहीं तो फिर। वैलेंसी ऑफ ग्रुप 40, इसके बाद ग्रुप 14 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 14 में वैलेंसी क्या होगी? 4 होगी। ग्रुप 15 में वैलेंसी 5 होगी। ग्रुप 16 में वैलेंसी क्या होगी? 6 होगी। ग्रुप 17 में वैलेंसी 7 होगी। और ग्रुप 18 में वैलेंसी कितनी होगी? 0। अब इसमें से सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। वैलेंसी असल में ये ग्रुप 13 तक तो ठीक है, 3 रहेगी, और उसके बाद ग्रुप 14 की भी 4 ठीक है, लेकिन ग्रुप 15, 16 और 17 की वैलेंसी ये नहीं रहेगी। ग्रुप 15 में वैलेंसी हो जाएगी 3, फिर 16 में हो जाएगी 2, फिर हो जाएगी 1। यानी कि वैलेंसी जब हम अगर हम नंबर ऑफ ग्रुप्स में अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं आगे, तो पहले तो वैलेंसी बढ़ रही है और उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाएगी।
तो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 की 2 है, 13 की 3 है, 14 की 4 है, लेकिन 15 की फिर 3 है, 16 की 2 है, 17 की 1 है और 18 की 0 है। तो ये हो गई हमारे पास सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक वैलेंसी। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं और वो साइज ऑफ एटम्स। साइज ऑफ एटम्स कह लें या एटॉमिक साइज कह लें या एटॉमिक रेडियस कह लें, बात एक ही है सारी, क्योंकि तीनों एक ही चीज बताएगा। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब याद करो पीरियड में क्या हो रहा था, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो इंक्रीज हो रहा था, सॉरी डिक्रीज हो रहा था एटॉमिक साइज। बट अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑन गोइंग डाउन in a group of the periodic table, the size of atoms or atomic size increases। क्योंकि साइज जो एटम का है वो रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक रेडियस से, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो एलिमेंट की इंक्रीज हो रही है। तो ये जो हमने लिखा है साइज ऑफ एटम, इसकी जगह पे हम एटॉमिक रेडियस भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस ही इंक्रीज हो रही है, इस वजह से साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें अब, तो ग्रुप 1 जो कि एल्केली मेटल्स का ग्रुप है, इसमें साइज ऑफ एटम ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें लिथियम, फिर सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें पिकोमीटर में, तो एटॉमिक रेडियस लिथियम की जो होती है वो होती है 152 पिकोमीटर, फिर सोडियम की होती है 186, पोटेशियम की होती है 231, रुबिडियम की 244 पिकोमीटर, सीजियम की 262 पिकोमीटर एंड फ्रांशियम की होती है 2। ये जो है वो स्मॉलेस्ट एटम है यहाँ पर, क्योंकि इसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम है और इसकी सबसे ज्यादा है, तो ये बिगेस्ट एटम है। जबकि पीरियड में उल्टा था, पीरियड में पहले यहाँ पे जो है वो बिगेस्ट था, आगे लास्ट में राइट साइड में जो है वो स्मॉलेस्ट था। तो किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, यानी एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज जो है वो टॉप ऑफ ग्रुप पर मिलेगा, जो कि लार्ज, और सबसे जो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज है वो हमको लोएस्ट पार्ट ऑफ ग्रुप पर मिलेगा हमेशा किसी भी ग्रुप में। तो ग्रुप 1 में हम अगर लिथियम देखें तो ये टॉप पर है, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। फ्रेंशियम जो है वो बिल्कुल बॉटम पर है, तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा इस पीरियड में। अगर हम मान लो सिर्फ तीन मोस्ट कॉमन एल्केली मेटल्स को कंसीडर करें, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, यानी लिथियम सोडियम, और अगर हम सिर्फ यहीं तक देखें तो भी इसमें लिथियम सबसे छोटा है, पोटेशियम सबसे बड़ा है। अब ये इंक्रीज जो है साइज में एटम के टॉप से बॉटम जाने पर, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। जब भी हम टॉप से बॉटम जाएंगे ग्रुप में तो एक नई शेल इलेक्ट्रॉन्स की ऐड होती जा रही है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं पहले पीरियड से। पीरियड में हमने क्या देखा था कि पीरियड में सपोज सोडियम था, फिर मैग्नीशियम था, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम था। हमने देखा था कि पहले एक जो है वो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर मान लो 11 प्रोटॉन है। पहली जो शेल थी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था,
दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन था, और जो थर्ड वाली शेल थी उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर किसका है, सोडियम का, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे ऐड हो जा रहा था, एल्युमिनियम के लिए एक और यहाँ पे ऐड हो जा रहा था। तो ये शेल तो नहीं चेंज हो रही थी, बल्कि इसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे थे, और साथ साथ यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि 11 से 12 प्रोटॉन फिर 13 प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और निगेटिव चार्ज भी यहाँ पे जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है। तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बढ़ रहा था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये जो शेल है ये खींच रही थी न्यूक्लियस की तरफ। इस वजह से जो रेडियस थी वो घट रही थी। रेडियस मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से और आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है, तो वो रेडियस डिक्रीज हो रही थी। लेकिन ये कब था, जब हम पीरियड की बात कर रहे थे, ये पीरियड में था। अब अगर हम ग्रुप में देखें तो ग्रुप में ऐसा नहीं है। ग्रुप में क्या है, ग्रुप में अगर हम लिथियम, उसके बाद फिर सोडियम और उसके बाद पोटेशियम की बात करें, तो लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन है, एक शेल है, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2 ही शेल्स हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े सोडियम पे, तो सोडियम के केस में न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन, उसके बाद पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद अब यहाँ पे सोडियम में एक शेल एक्स्ट्रा आ जाएगी, थर्ड शेल। अब ये थर्ड शेल आ गई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक शेल इंक्रीज हो गई, तो यहाँ की जो रेडियस होगी और यहाँ की जो रेडियस होगी इसमें डिफरेंस आएगा। ये रेडियस कम होगी, ये रेडियस ज्यादा होगी, क्योंकि एक शेल एक्स्ट्रा ऐड हो गई है यहाँ पे। यही चीज जब हम सोडियम से आगे पोटेशियम में बढ़ेंगे, 19 पोटेशियम में, तो 19 पोटेशियम में भी 19 प्रोटॉन है यहाँ पे मान लो, और इसके बाद जो पहली ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर थर्ड ऑर्बिट में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, और अब यहाँ पे एक ऑर्बिट ऐड हो जाएगी, कौन सी, फोर्थ ऑर्बिट, और ये फोर्थ ऑर्बिट जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो है वो फिर एक दो मतलब 2 ऑर्बिट और ऐड हो गई। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ 2 शेल्स हैं, के और एल। यहाँ पे के है, एल है, एम भी है, तो 2 से 3 शेल हो गई। यहाँ पे पहली के शेल है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन शेल भी आ गई, तो 4 शेल हो गई। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, इस वजह से जो साइज है एटम्स का वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे जो साइज इंक्रीज हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि शेल्स क्या हो रही हैं, वो इंक्रीज हो रही है, नई शेल ऐड होती जा रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन द एटम इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ड्यू टू विच द साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेस। एग्जांपल मैंने बता दिया, लिथियम में 2 शेल हैं, के और एल, जबकि सोडियम में 3 शेल हैं। तो चूंकि सोडियम में एक शेल ज्यादा है लिथियम के कंपैरिजन में, तो वो बिगर होगा लिथियम के कंपैरिजन में। सिमिलरली पोटेशियम में 4 शेल्स हैं, के एल एम एन, तो वो सोडियम से भी बड़ा होगा। अब जो साइज ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स है वो हमने एटॉमिक रेडियाई के टर्म्स में भी देख ही लिया था, पिकोमीटर में। ये जो डिक्रीज हो रहा है साइज ऑफ, अच्छा, डिक्रीज इन साइज ऑफ द एटम्स ड्यू टू इंक्रीज्ड अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इज मच लेस एज कंपेयर टू इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई जो चीज हमने पीरियड में देखी थी, कि पीरियड में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ रहे थे, प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की इंक्रीज हो रहा था, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा था। तो वो चीज तो यहाँ भी होगी, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन तो यहाँ भी जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन ये अट्रैक्शन उस एडिशन ऑफ शेल के कंपैरिजन में बहुत
कम इफेक्ट डालेगा पूरे एटम पर जितना कि ये नई शेल का ऐड होना डालेगा। तो नई शेल के ऐड होने से असर ज्यादा पड़ेगा, ना कि अट्रैक्शन का जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के इंक्रीज होने से, उससे जो डिक्रीज होगा साइज में वो बहुत कम होगा। उसके कंपैरिजन में शेल के ऐड होने से साइज ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसको ऐसे समझ लो कि सपोज हमारे पास जो है वो दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 5 यहाँ पे और एक नंबर है यहाँ पे सपोज 5। अब मान लो 5 में 0.5 जो है वो माइनस कर दिया मैंने, तो 4.5 हुआ। और इस 5 में मैंने मान लो 2 ऐड कर दिया तो कितना हुआ, 7 हुआ। यानी जो निगेटिव वाला नंबर है वो कम है और जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो ज्यादा है। तो 7 और 4.5 यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ 2.5 का। या एक मिनट, तो मैं और अलग तरह से समझाता हूँ। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लो इसकी जो लेंथ है वो सपोज 3 सेंटीमीटर है। अब मैंने एक साथ इसमें दो काम किया। मैंने क्या किया, इस 3 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर कट कर लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर निकाल दिया। तो ये 1 सेंटीमीटर मैंने निकाल दिया यहाँ से, ये 1 सेंटीमीटर है सपोज। अब ये 1 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये 1 सेंटीमीटर वाली लाइन में यहाँ पे जो है वो बना देता हूँ 1 सेंटीमीटर, और यहां से मैं 1 सेंटीमीटर हटा देता हूं, और यहां से अगर मैं 1 सेंटीमीटर हटा दूंगा तो अब ये लाइन जो पहले 3 सेंटीमीटर की थी अब ये 2 ही सेंटीमीटर की बची। और अब मान लो इसी में मैंने जो 1 सेंटीमीटर घटाया है इसी में मैं 2 सेंटीमीटर ऐड कर दूं, तो 2 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे तो यहां तक आ जाएगा, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर और हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। यानी मैंने 1 माइनस किया लेकिन 2 प्लस किया, तो रिजल्टेंट क्या आया, +1 हो गया ना। तो यही चीज है यहां पर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से साइज घट तो रहा है लेकिन वो साइज कम घट रहा है, और नई शेल के ऐड होने से एटॉमिक साइज ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इस ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से हम ये कहेंगे कि जो नेट रिजल्ट है वो एटम का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं पड़ेगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो अट्रैक्शन का फर्क पड़ेगा और उसकी वजह से जो है वो डिक्रीज आएगा थोड़ा, लेकिन वो इतना डिक्रीज नहीं होगा जितना कि इंक्रीज हो जाएगा नई शेल के ऐड होने से। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हमने देख लिए। अब दूसरे ग्रुप्स में भी अगर हम देखें तो साइज ऑफ एटम जब जब हम नीचे जाएंगे ग्रुप में जैसे जैसे वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम ग्रुप 17 की बात करें तो ग्रुप 17 यानी कि हेलोजन एटम्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 है। इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो 84 पिकोमीटर है, 84 बोल रहा हूँ तो 64 पिकोमीटर है। फिर क्लोरीन के केस में ये 99 पिकोमीटर होती है एटॉमिक रेडियस, ब्रोमीन में 114 पिकोमीटर होती है, आयोडीन में 133 पिकोमीटर होती है। तो ये स्मॉलेस्ट एटम हो गया, और यहाँ पे ये बिगेस्ट है आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन सबसे छोटा है जबकि आयोडीन जो है वो साइज में सबसे बड़ा है, क्योंकि आयोडीन सबसे नीचे आ रहा है ग्रुप में और फ्लोरीन सबसे ऊपर आ रहा है।
अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़नी है वो है मेटेलिक कैरेक्टर। तो अब हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं, ग्रुप में कैसे चेंज होता है। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में, तो मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट का इंक्रीज होता है। पीरियड में ऐसा नहीं था। पीरियड में हमने देखा था कि जो मेटेलिक कैरेक्टर था वो पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर उसके बाद जो है वो एक पॉइंट पर आकर के लगभग 0 आ गया था, फिर उसके बाद इंक्रीज होने लगा था। सॉरी, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जा रहे थे तो पहले मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या था, वो इंक्रीज हो रहा था। तो मतलब सबसे लेफ्ट में सबसे ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट था और सबसे राइट में सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक था। लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम ग्रुप में बात करें, तो ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप, of the periodic table, the metallic character the metallic character of elements increases। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है यहाँ पे, जबकि पीरियोडिक पीरियड में हमने देखा था कि वो डिक्रीज हो रहा था। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 1 मान लो ले लेते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, देन सीजियम एंड फ्रेंशियम। इन सब में लिथियम सबसे कम मेटेलिक एलिमेंट है, लीस्ट मेटेलिक है, और फ्रेंशियम जो है वो मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है। मतलब जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर को ही हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोलते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ग्रुप 1 जो एल्केली मेटल्स का है, इसमें लिथियम सबसे कम मेटेलिक है, फ्रेंशियम सबसे ज्यादा मेटेलिक है। ग्रेटेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर इसलिए हमेशा हमको ग्रुप के जो लोएस्ट पार्ट होगा वहीं पे मिलेगा, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है मेटेलिक कैरेक्टर, तो सबसे नीचे जो है वो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर वाला एलिमेंट हमको मिलेगा। अब मेटेलिक कैरेक्टर की जगह पे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम नीचे जाते हैं ग्रुप में ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, देन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। तो ग्रुप 1 जो है पीरियोडिक टेबल का, उसमें लिथियम लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जबकि फ्रेंशियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अब ये जो वेरिएशन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, जब हम नीचे जाते हैं ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो रही है हर एक स्टेज पर। यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ शेल्स कितनी थी लिथियम में, 2 थी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 शेल हो जाएगी, फिर मतलब ऐसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो और ज्यादा दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस जो है उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में होगा, और जो आउटर मोस्ट शेल है वो धीरे धीरे जो है वो दूर होती जा रही है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, पहले जो है वो थोड़ा पास होगा आउटर मोस्ट शेल, फिर आगे और दूर चला जाएगा, और दूर और दूर और दूर, ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आउटर मोस्ट शेल है वो काफी दूर पहुंच जाएगी न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। तो जो आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन पर न्यूक्लियस का जो फोर्स लग रहा है वो काफी कम हो चुका होगा कुछ टाइम के बाद। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो क्या होगा, एटम्स
के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है वहां से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम से कम होता जा रहा है। तो जितना कम फोर्स लगेगा उतना आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि हम जब नीचे की तरफ जाते हैं किसी ग्रुप में तो टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एटम की वो इंक्रीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं the tendency of an atom to lose electrons increases on moving down in a group of periodic table। अब ये तो हो गई मेटेलिक कैरेक्टर की बात। अब इसी में हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। भाई जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसका ठीक अपोजिट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में होगा। अब अगर हम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स ले लें, ग्रुप 17 यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ये फ्लोरीन की बात है। और आयोडीन की बात करेंगे तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होगा और सबसे कम किस में होगा? आयोडीन में होगा। क्योंकि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। जैसे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है वैसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। जबकि पीरियड में उल्टा था। पीरियड में क्या था? लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था। यहाँ उल्टा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, the electronegative character the electronegative character or non-metallic character decreases। यानी सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक जो होगा एलिमेंट वो कहाँ होगा? ऊपर, और सबसे कम नीचे होगा, सबसे नीचे। अब ये जो डिक्रीज है इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर में, इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो देखो, जब हम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो ऐड होती जा रही है हर स्टेप में। तो एटम का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। साइज जैसे जैसे एटम का इंक्रीज होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस जो होता है वो और ज्यादा डीप इनसाइड द एटम चला जाता है। तो जो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होने लगता है। यानी कि जो न्यूक्लियस फोर्स लगा सकता है आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर वो घटता जाता है। तो एटम जो है वो आसानी से निगेटिव आयंस नहीं बना पाता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर इसी वजह से क्या होता है? डिक्रीज होता है। भाई जब इलेक्ट्रॉन्स वो गेन ही नहीं कर पाएगा आसानी से, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो बहुत डीप अंदर जा चुका है, तो उसकी वजह से हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ये गेन नहीं कर पा रहा है। और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रहा है तो मतलब है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी निगेटिव आयन नहीं बन रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि tendency of an atom to gain electron or electrons decreases on going down in a group of the periodic table। in a group of the periodic table। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम
एलिमेंट्स में ही देखें तो फ्रेंशियम जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये याद रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है फ्रेंशियम। और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पूछा जाता है, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्रेंशियम है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी की। केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम किसी ग्रुप में देखें मेटल्स के, तो वो इंक्रीज होती है जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं। तो इसमें दो पॉइंट्स हैं, हम पहला पॉइंट पहले पढ़ते हैं जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है। ये इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन in a group of the periodic table। अगर हम ग्रुप वन की बात करें, ग्रुप वन में जो एल्केली मेटल्स का ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन फ्रेंशियम, इन सारे एलिमेंट्स में जो लिथियम है ये सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, और फ्रेंशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। यानी ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो जो रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी, वो इंक्रीज हो रही है। केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये मेटल्स हैं सारे, मेटल्स में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव है लिथियम और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्रेंशियम। अगर पीरियड की हम बात करें तो पीरियड में हमने क्या देखा था, पीरियड में पहले जो केमिकल रिएक्टिविटी थी लेफ्ट से राइट जाने पे वो डिक्रीज हो रही थी और उसके बाद फिर इंक्रीज हो रही थी, तो वो तो पीरियड में था। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर अगर मेटल्स हैं सारे, तो मेटेलिक जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स जो हैं उनमें केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो ग्रुप वन ऑफ पीरियोडिक टेबल में लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव हो गया, फ्रेंशियम मोस्ट रिएक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ तीन कॉमन एल्केलीज को कंसीडर करें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो हम ये कहेंगे कि लिथियम केमिकली लीस्ट रिएक्टिव है और पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। जो इंक्रीज है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में वो क्यों होता है, उसका एक्सप्लेनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि जब हम नीचे जाते जाते हैं ग्रुप ऑफ मेटल एलिमेंट्स में, तो जो साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं न्यूक्लियस से, और ज्यादा दूर जाते जा रहे हैं तो उनको रिमूव करना उतना ही आसान होता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम ग्रुप ऑफ मेटल्स में नीचे की तरफ जाएंगे तो जो टेंडेंसी है एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होने का मतलब ही है कि केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एज वी गो डाउन in a group of metals, the tendency of their atoms to lose electrons increases, and hence their chemical reactivity
also increases. ध्यान रखनी है ये बात कि ये मेटल्स के केस में सही है स्टेटमेंट, नॉन मेटल्स के केस में उलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जो नॉन मेटल्स हैं उनमें केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मेटल्स में मेटेलिक कैरेक्टर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज इसलिए होगी क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होता है। और जितनी ज्यादा दूर होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना कम फोर्स लगेगा, तो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे और उतना ही आसानी से वो केमिकली रिएक्ट कर सकता है एलिमेंट। अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स के केस में 1 मिनट, हाँ, नॉन मेटल्स के केस में जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो जस्ट अपोजिट होती है जो अभी हमने मेटल्स के केस में देखा है। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स ये डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन in a group of the periodic table. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप 17 की बात करें तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जबकि आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है। तो चेंज हो गया यहाँ पे। जब हम नॉन मेटल्स को देखते हैं तो नॉन मेटल्स के केस में जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, जबकि मेटल्स में उल्टा था, मेटल्स में ये केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो ग्रुप 17 में अगर हम 4 कॉमन हैलोजेंस ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब ये डिक्रीज क्यों है रिएक्टिविटी में, इसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं इस तरह से कि जब हम नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप में किसी नॉन मेटल एलिमेंट्स के, तो जो साइज ऑफ एटम है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने की वजह से जो इंक्रीज है साइज ऑफ एटम में, न्यूक्लियस जो एटम का है वो और ज्यादा डीप इनसाइड चला जाता है, और इस वजह से जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो और घटता जाता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो घटती जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी अगर घटती जाएगी तो नॉन मेटल्स के केस में केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि नॉन मेटल्स में जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उतना ही वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एज वी गो डाउन as we go down in a group of non-metals, the tendency of their atoms to gain electrons decreases.
और क्योंकि टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू विच देयर रिएक्टिविटी और केमिकल रिएक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, यानी कि इसी वजह से केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। केमिकल रिएक्टिविटी में अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्टिविटी में दो पॉइंट्स हैं, एक मेटल्स के लिए, दूसरा नॉन मेटल्स के लिए। मेटल्स के केस में ऊपर से नीचे जाने पर जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, यानी कि जो टॉप पर होगा एलिमेंट मेटल में वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, और जो बॉटम पर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अपने ग्रुप वन में देखें सबसे कम रिएक्टिव है और फ्रांशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जबकि नॉन मेटल्स के केस में उल्टा होगा। नॉन मेटल्स में जो टॉप से डाउन जब हम जाएंगे तो जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो सबसे टॉप पर एलिमेंट होगा नॉन मेटल्स में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो बॉटम पर होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। ऐसा ही हमने ग्रुप 17 में देखा था। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि वो सबसे ऊपर है, और आयोडीन नीचे की तरफ है इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव है। तुम्हारी बुक में फिगर 24 और 25 में सीजियम की जो है वो तुमको सीजियम का स्ट्रक्चर का सीजियम दिखाया गया कैसा दिखता है, और क्योंकि एक्सट्रीमली रिएक्टिव है इस वजह से ये वाटर के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, जो कि नॉर्मल जो मटेरियल्स हैं वो नहीं करते हैं। और इसके अलावा पेज नंबर 292 पर अगर फिगर 23 देखो तो फिगर 23 में तुमको कुछ यूजेस दिखाई दे रहे हैं जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनके, जिनको हम नोबल गैसेस या इनर्ट गैस कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनका यूज नहीं है। जैसे कि नियॉन गैस का यूज एडवर्टाइजिंग साइंस में कई बार किया जाता है, जिनको हम नियॉन साइंस कहते हैं क्योंकि वो रेड ग्लो करते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास होती है। और आर्गन का यूज तो जो इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स हैं उनमें हम करते ही हैं, इस वजह से जिससे कि टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ रिएक्ट ना करने पाए, तो उसको ज्यादा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम आर्गन का यूज करते हैं बल्ब के अंदर। अब अगली जो प्रॉपर्टी है या अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको पढ़ना है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। 5 वेरिएशन हमने देख लिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे और वो है ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो on going down in a group of the periodic table, there is no change in the nature of oxides of elements। यानी अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे किसी ग्रुप में तो ऑक्साइड्स में हमको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, एसिडिक बेसिक या एम्फोटेरिक वाली कंडीशन यहाँ नहीं है। जबकि पीरियड में हमने देखा था कि पहले जो है वो ऑक्साइड्स एसिडिक थे, फिर एम्फोटेरिक थे, फिर बेसिक थे, या बेसिक नेचर जो है वो बेसिक नेचर पहले डिक्रीज हो रहा था, फिर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा था, यानी कि सबसे पहले बेसिक थे सारे, फिर एम्फोटेरिक थे, फिर एसिडिक हो गए थे एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पर ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। हम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ले लें तो उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो एक जैसे ही होंगे। जैसे अगर हम ग्रुप वन की बात करें तो ग्रुप वन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे।
तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सबके जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे। ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 17 जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। इसका मतलब है कि जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं सारे एसिडिक हैं या एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, सैंपल प्रॉब्लम 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए, बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन हियर, स्टेट वेदर ए इज ए मेटल और नॉन मेटल। तो हमको एक तो दिया हुआ है ग्रुप 16 और एक दिया हुआ है ग्रुप 17। फिर यहाँ पे जो है वो ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, फिर ये ब्लैंक है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक और फिर यहाँ पे बी है और फिर यहाँ पे सी है। यहाँ पे हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन कि क्या ए जो है वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो अगर हम एलिमेंट ए को देखें तो वो ग्रुप 17 में है, और ग्रुप 17 जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो नॉन मेटल्स वाले ग्रुप में होता है, हैलोजन में। तो ए जो है वो नॉन मेटल, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो इस और अगर ये नॉन मेटल्स हैं तो ग्रुप 17 में जितने एलिमेंट्स होंगे सारे नॉन मेटल्स होंगे। मैंने कहा था कि सबकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होंगी ग्रुप में। तो अगर फ्लोरीन जो है वो मान लो नॉन मेटल है तो ए भी क्या होगा, नॉन मेटेलिक होगा नेचर में। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्वेश्चन पूछा है स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए, कि क्या जो सी है वो ज्यादा रिएक्टिव है ए से या कम रिएक्टिव है। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुप 17 होता है हैलोजन का उसमें केमिकल रिएक्टिविटी चेंज कैसे होती है। तो ग्रुप 17 में केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि ग्रुप 17 जो है वो नॉन मेटल्स का, हमने केमिकल रिएक्टिविटी के दो पार्ट देखे थे, एक मेटल का और एक नॉन मेटल का। मेटल्स वाले में हमने देखा था कि ऊपर से नीचे जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि नॉन मेटल्स के केस में केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। तो ग्रुप 17 क्योंकि नॉन मेटल्स वाला ग्रुप है इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होगी, और ऊपर से नीचे जाने पर अगर केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ए जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और सी क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। यानी ए की रिएक्टिविटी सी के कंपैरिजन में ज्यादा है, सी की रिएक्टिविटी कम है। तीसरा क्वेश्चन है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी, सी जो है वो बी से जो है साइज में बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अगर हम पीरियड, अब ये ग्रुप 17 है, ये ग्रुप 17, ये 16 है, ये 17 है, इसका मतलब ये जो बी और सी है ये पीरियड है, ये पूरा एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम, क्योंकि ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे तो ये पीरियड में लेफ्ट से राइट। और हमको पता है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं तो जो साइज होता है एटम का वो डिक्रीज होता है, और साइज एटम का डिक्रीज होता है, इसका मतलब सी का जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और बी का बड़ा होगा। तो साइज ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन साइज ऑफ सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आयन, केटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। एलिमेंट ए जो है वो केटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा। हमको पता है कि जो ग्रुप 17 की वैलेंसी होती है उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंसी होती है 1, और 1 जो होती है वैलेंसी यहाँ पे वो -1 होती है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज एटम बनाएगा। तो निगेटिवली चार्ज एटम यानी कि एनायन, यानी कि ए जो है वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। तो ये होगा, ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर एज फॉलोज। तो हमको एटॉमिक रेडियस दे रखी है ग्रुप 1 के कुछ एलिमेंट्स की, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो एटॉमिक रेडियस हमको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की दी हुई है पहले हम वो जरा लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है सोडियम जो कि 186 पिकोमीटर है। देन लिथियम जो कि 152 पिकोमीटर है। फिर उसके बाद रूबीडियम, ये 244 पिकोमीटर है। फिर उसके बाद सीजियम है जो कि 262 पिकोमीटर है। फिर पोटेशियम है जो कि 231 पिकोमीटर है।
इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, अरेंज दीज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई इन ए वर्टिकल कॉलम कीपिंग द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस एट द टॉप। यानी कि इनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में अरेंज करना है वर्टिकल कॉलम में, और सबसे जो छोटी एटॉमिक रेडियस वाला एलिमेंट है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो इसमें सबसे कम जो एटॉमिक रेडियस है वो लिथियम की है, तो सबसे पहले लिथियम आएगा। उसके बाद लिथियम के बाद जो है वो सोडियम है, सोडियम आएगा, क्योंकि ये अगर हम 150, ये यहाँ पे लिथियम के केस में 152 है, तो सोडियम के केस में कितना है, 186 है। सोडियम के बाद यहाँ पे आएगा पोटेशियम, क्योंकि वो 231 है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद फिर आएगा रूबीडियम, क्योंकि रूबीडियम जो है वो कितना है, 244 है। फिर इसके बाद रूबीडियम के बाद आएगा क्या, सीजियम, जो कि 262 है। तो ये हमारे पास अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई में सारे के सारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स हैव द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम्स। कौन से एलिमेंट्स में का स्मॉलेस्ट एटम है और किस में जो है वो लार्जेस्ट एटम है। तो स्मॉलेस्ट हमको दिख रहा है किसमें है, लिथियम में, और लार्जेस्ट किसमें है, सीजियम में है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम दिस डेटा इन्फर हाउ द साइज ऑफ एलिमेंट्स वेरी एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। इस डेटा से इन्फर करिए कि जो साइज ऑफ एटम है वो कैसे चेंज होता है ऊपर से नीचे जाने पर। तो हमको दिख रहा है कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एलिमेंट एक्स फॉर्म से क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। कोई एलिमेंट एक्स है वो एक क्लोराइड बना रहा है XCl2 फॉर्मूले का, और लिखा हुआ है विच इज ए सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये एक सॉलिड है जो कि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला सॉलिड है। फिर क्वेश्चन पूछा है, एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो एक्स जो है वो सबसे ज्यादा क्या चांसेस हैं कि किस ग्रुप में रहेगा पीरियोडिक टेबल में, सोडियम वाले ग्रुप में, मैग्नीशियम वाले ग्रुप में, एल्युमिनियम वाले में, सिलिकॉन वाले में। उसके लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स की वैलेंसी क्या है। अगर हमको ये पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है वो होती है -1, यानी कि ये 1 हो गई, तो यहाँ पे x की वैलेंसी क्या हो जिससे कि ये फॉर्मूला XCl2 बने। इसका मतलब है कि x की वैलेंसी 2 रही होगी +2, तभी ये फॉर्मूला यहाँ से बना होगा XCl2, क्योंकि क्रॉस जो है वो रिप्लेसमेंट होता है वैलेंसी इसका, तो 2 यहाँ चला जाता है, 1 यहाँ आ जाता है, तो XCl2 बना होगा। यानी कि x की जो वैलेंसी है वो +2 है, पहली बात तो। और +2 वैलेंसी अगर Na और Al और Si में हम देखें तो मैग्नीशियम की है, तो यानी मैग्नीशियम वाले ग्रुप में जो है वो X रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 आर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। गिव द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स ऑफ द कार्बन एंड सिलिकॉन एटम्स एंड स्टेट द ग्रुप इन विच दीज एलिमेंट्स अकर। तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 14, दोनों के दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कार्बन अगर 6 है तो इसका जो एटॉमिक जो अरेंजमेंट है वो होगा 2,4, और सिलिकॉन जो कि 14 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका अगर हम लिखेंगे तो 2,8,4। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन पूछा है कि ये किस ग्रुप में आएगा। हमको पता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट में है तो वो ग्रुप नंबर 14 में आएगा। ध्यान रखना, ग्रुप 4 में नहीं आएगा, ग्रुप 14 में आएगा ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस। 2 ऐसे एलिमेंट्स बताइए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसी ही केमिकल रिएक्शंस शो करेंगे जैसी कि मैग्नीशियम करता है। तो भाई मैग्नीशियम जो रिएक्शन शो कर रहा है, मैग्नीशियम की वैलेंसी हमको पता है +2 है, तो मैग्नीशियम वाले ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होंगे वैसी ही केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो मैग्नीशियम के ग्रुप में जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो बेरिलियम है सबसे पहले, उसके बाद जो है वो नीचे मैग्नीशियम के फिर कैल्शियम आता है,
तो बेरिलियम और कैल्शियम हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही एलिमेंट्स, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी जो है वो +2 है, इसकी भी वैलेंसी +2 है और मैग्नीशियम की तो +2 थी। तो जो मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा वही रिएक्शंस जो है वो, या वैसी ही सिमिलर रिएक्शंस ये दोनों भी करेंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। तो इस तरह से हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको पूरा हम पढ़ चुके हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या जो वेरिएशंस हैं, यानी कि कैसे पीरियड में चेंज होता है, कैसे ग्रुप में चेंज होता है, ये भी हमने देख लिया है। अब बस एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है, लेकिन लास्ट तो खैर एक ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा हम पीरियोडिक टेबल और उसके अकॉर्डिंग जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अब अगला जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल में जो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो क्या हैं, उनकी बात हम करते हैं। तो देखो, पीरियोडिक टेबल की जो, अगर पीरियोडिक टेबल में भी हम बात अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कर रहे हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेरिट्स हैं या जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेस्ड है ऑन द एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ये क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, या मोस्ट फंडामेंटल भी हम कह सकते हैं, विच इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। पहले हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल्स बनी थी वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनी थी, और क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती नहीं है एलिमेंट्स की, इसलिए उसमें कुछ एनोमलिटीज आ गई थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेकिन हमने एटॉमिक नंबर को बेस बनाया है, इस वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल है। दूसरी चीज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि जो एलिमेंट्स किसी ग्रुप में हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि अगर एक ही ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है उनको हमने सेम ग्रुप में रखा है, और वो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। सेम ग्रुप सिमिलर प्रॉपर्टीज, अगर ग्रुप सिमिलर है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज, और अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो रिलेशनशिप हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बीच में बता देती है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसी भी एटम का, और जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तीसरा एडवांटेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में उनके रीजंस को एक्सप्लेन करती है। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो हमने पीरियड में या ग्रुप में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी उन सब में हमने ये बताया था कि क्यों ऐसा है, क्यों ये पीरियोडिसिटी आ रही है, उसका रीजन क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी
आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, वो हमने एक्सप्लेन कर रखी है प्रॉपरली और उसका एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल पर, इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स भी रिपीट हो रही हैं रेगुलर इंटरवल पर। यानी एक रेगुलर इंटरवल पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही रिपीट हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होने का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपीट हो जा रहे हैं, इस वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो जा रही हैं। ये मत समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होने का मतलब है कि अगर जो है वो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 तो किसी और एलिमेंट का फिर से जो है वो 2,8,1 आ जाएगा। नहीं, ये बात नहीं हो, बात ये हो रही है जब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रहा है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमको ये बताती है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2, 8 और 32 एलिमेंट्स के बाद क्यों रिपीट होती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद, 8 के बाद, 2 एलिमेंट्स के बाद, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद, फिर 18 एलिमेंट्स के बाद, फिर 32 एलिमेंट्स के बाद क्यों रिपीट होता है, तो उसका हमको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि 2, 8, 18 और 32 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि के एल एम और एन शेल्स में ऑक्युपाई हो सकते हैं। के एल एम एन जो चारों शेल्स हैं इसमें हमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। इस वजह से 2 एलिमेंट्स के बाद, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद, फिर 18, फिर 32 एलिमेंट्स के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होता है 2 एलिमेंट के बाद, 8 एलिमेंट के बाद, 18 एलिमेंट के बाद, 32 एलिमेंट के बाद। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हम ये कह सकते हैं रिपीट हो रही हैं 2, 8, 18 एंड 32 एलिमेंट्स के बाद। और इससे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं किसी पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो एक पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही रहते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पे कोई एनोमलीज नहीं है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। यानी ये इसकी कुछ बेसिक मेरिट्स हैं। अब ये तो ठीक है, एडवांटेजेस और मेरिट्स दरअसल एक्सचेंजेबल वर्ड्स हैं। तुम्हारी बुक में एडवांटेजेस अलग दी हुई हैं, मेरिट्स अलग दी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम एक साथ ही बात कर लेते हैं। अगला जो एडवांटेज या अगली जो मेरिट है वो है पीरियोडिक टेबल की वजह से जो केमिस्ट्री की स्टडी है वो सिस्टमेटिक हो गई है, इजी हो गई है, क्योंकि ये आसानी से याद रह जाती है। अगर याद, अब ये तुम सोच सकते हो कि ये इतनी लंबी पीरियोडिक टेबल कहाँ से याद रहेगी, तो लंबी पीरियोडिक टेबल याद रह जाती है अगर उसको ठीक से स्ट्रक्चर वाइज जो है वो मेमोराइज किया जाए। तो पीरियोडिक टेबल में सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने कुछ ग्रुप्स में एलिमेंट्स के डिवाइड कर रखा है, और हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं। तो काफी आसान है कि अगर हम कुछ एलिमेंट्स जो ग्रुप के हैं उनको ही पढ़ लें, उनकी ही प्रॉपर्टीज पढ़ लें, तो हमको बाकी के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये काफी आसान हो जाता है कि हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम रिमेंबर कर लें, इजियर है रिमेंबर करना इफ इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज नो। अगर हमको ये पता है कि इसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, जैसे मान लो रेडियम है, तो रेडियम जो है वो ग्रुप 2 में आता है। अब कॉमन एलिमेंट्स ग्रुप 2 के हमको पता है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज रेडियम की वैसी ही होंगी जो मैग्नीशियम और कैल्शियम की हैं। फिगर 26 में तुमको मैग्नीशियम, कैल्शियम और रेडियम तीनों दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज जो ऑफ एलिमेंट्स रेडियम है वो सिमिलर होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम की, क्योंकि ये सेम ग्रुप में है।
1 मिनट। तो अगला जो एडवांटेज है वो ये है कि जो टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, पोजीशन पीरियोडिक टेबल में पता हो किसी एलिमेंट की। जैसे अगर कोई एलिमेंट मान लो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में है तो वो मेटल होगा और वो आयनिक कंपाउंड्स बनाएगा, जबकि अगर कोई एलिमेंट राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में है तो वो नॉन मेटल होगा, और नॉन मेटल होगा तो वो जनरली आयनिक कंपाउंड भी बना सकता है और कोवैलेंट कंपाउंड भी बना सकता है। फिर इसके अलावा पीरियोडिक टेबल चार्ट जो है वो टीचिंग एड की तरह तो यूज होता ही है, चाहे स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो। तो ये पीरियोडिक टेबल की जो एडवांटेजेस थी वो हमने देख ली। इसमें अब एक चीज और बची है और वो है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम करवाएंगे बाद में। अभी फिलहाल पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग की। तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी मेटल जब कंबाइन होता है नॉन मेटल के साथ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल के एटम से नॉन मेटल के एटम में और आयनिक बॉन्ड बनता है। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में और नॉन मेटल्स राइट साइड में होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट जो है लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में वो कंबाइन होगा राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल के अगर एलिमेंट से, तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ग्रुप 1 और 2 में और 13 to 17 ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स जो है उनमें 1 to 13 ये एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें मेटल एलिमेंट्स होते हैं और ये लेफ्ट साइड में होते हैं। जबकि ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 ये नॉन मेटल्स वाले एलिमेंट्स हैं और ये लाई करते हैं राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो जब भी कोई एलिमेंट ग्रुप 1 का, 2 का, 13 का कंबाइन करेगा ग्रुप 14, 15, 16 या 17 के किसी एलिमेंट के साथ तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर कोई एलिमेंट मान लो ग्रुप 1 का रिएक्ट करता है ग्रुप 17 के किसी एलिमेंट के साथ तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसको हम कहेंगे कि जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। और जब नॉन मेटल कंबाइन होगा किसी दूसरे नॉन मेटल से तो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि सारे नॉन मेटल्स राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल का सेम साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल से ही कंबाइन होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 जो नॉर्मल एलिमेंट के, इनमें से ग्रुप 14, 15, 16, 17 नॉन मेटल्स के हैं जो कि राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में होते हैं। तो अगर कोई दो एलिमेंट्स ग्रुप 14, 15, 16 और 17 में से कंबाइन होंगे तो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल का कंबाइन करता है किसी ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट था वो पूरा हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे। इतना एक बार हम और रिवाइज करा देते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग है वो कैसे हो रही है। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये याद रख लेना कि अगर ग्रुप 1 मान लो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है या ग्रुप 3 है, सॉरी ग्रुप 13 है, इन तीनों ग्रुप्स में से अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 14, 15, 16 या 17 के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा यानी आयनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 13 नहीं, 14, 15, 16 और 17 ये अगर 14, 15, 16, 17 के किसी के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कब आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये पता होना चाहिए। ग्रुप 1, 2 और 13 ये तीनों जो हैं वो मेटल्स वाले ग्रुप्स हैं, मेटल्स में आएंगे।
और जो ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 है, ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। मेटल्स होते हैं लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स होते हैं राइट साइड में। इतना याद रख लेना, इतने से जो है वो काम हो जाएगा, तो ये सफिशियंट है इतना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करवा देंगे, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा।